50-60 मतलब 500 रुपये वो उसमें हो गया ना। 500 रुपये करेक्ट। 500 रुपये तो ज़्यादा ज़्यादा होता है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। और अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमान है तैयार, सेठी साहब, पालिया साहब। नमस्कार। बिगुल के बाद सुप्रभात। पालिया साहब शुरुआत करिए, बताएं सर क्या है लॉन्ग टर्म पिक आपकी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। ये कंपनी में अगर हम देखें तो ओवरऑल सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी बनी है, स्टॉक अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3-4 सेशन से देखें तो ऑलमोस्ट ये 200 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद वीकली सेटअप पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं करेक्शन के बाद। हमें लगता है ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से टारगेट आना चाहिए करीब 395 से लेके 410 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे स्टॉक में करीब 285 के आसपास। तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। यह है आपके लिए एप्टस हाउसिंग, जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई पालिया साहब की तरफ से। आइए सेठी साहब भी बताएंगे लॉन्ग टर्म पिक। सुप्रभात, सेठी साहब बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है वेसुवियस इंडिया, जो कि अभी 1420 के आसपास ट्रेड करता है। एक बेहद ही दमदार कंपनी है, एक ग्लोबल लीडर है रिफ्रैक्टरी गुड्स बनाने में। और ये कंपनी कैटर करती है फाउंड्रीज, फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, ग्लास और सोलर इंडस्ट्रीज को। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है, अच्छे नतीजे आते हैं। और इसमें वेसुवियस ग्रुप यूके का वो अराउंड 55.5% स्टेक ओन करती है। FIS 24.36%, जिसमें प्रोमिनेंट है HDFC, फिर निप्पॉन, एक्सिस और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। और इसमें जो नारायण मूर्ति जी की कैटामरन एडवाइजर्स है वो भी अराउंड 1.54% स्टेक ओन करती है। इस स्टॉक को मैंने कई बार नेचुरल लेवल्स पे भी रिकमेंड किया, बट यहाँ से भी मुझे लगता है अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में आने चाहिए। तो ये 9 से 12 महीने में 1800 रुपए के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये आपके लिए वेसुवियस इंडिया, जहां पर आपको करनी है खरीदारी, ये स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए देख सकता है। एप्टस वैल्यू, वेसुवियस इंडिया, दो बेहतरीन लॉन्ग टर्म पिक्स आपके लिए पालिया साहब और सेठी साहब की तरफ से। आइए जैन साहब से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी होटल स्टॉक लाया हूं मैं, और उसका नाम है EIH एसोसिएटेड होटल्स। कुछ दिन पहले कुणाल जी राकेश जी ने भी RK कॉर्नर में दिया था, चार्ट कॉर्नर में इस स्टॉक को 10 की कमाई में दिया था शायद, जहां तक मुझे याद है। और ये स्टॉक को मैंने जैन साहब के जेम्स में और अलग अलग सेगमेंट्स में हर बार जब भी होटल स्टॉक की बात होती है तो उसको मैंने कवर किया, क्योंकि मुझे ये स्टॉक इसलिए अच्छा लगता है। एक तो इनकी एक बहुत ही मार्की प्रॉपर्टी है जो कि जयपुर में है, और ट्राइडेंट ग्रुप ऑफ होटल्स जो भी दिखते हैं, मैं ट्राइडेंट प्रॉपर्टीज इसमें है, और राजविला जो जयपुर में है, एक अलग ही लेवल की प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन द वर्ल्ड आई कैन सेंड। एक एक्स्ट्रा अलग एक्सपीरियंशियल एक प्रॉपर्टी है, तो वो इस ओन करते हैं। अब सारी चीजें ओन करने के बाद जीरो डेट कंपनी है, 75% शेयर होल्डिंग राहेजा ग्रुप और ओबेरॉय ग्रुप का है, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और FII 14% के लगभग होल्ड करते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग में जाते हैं तो 4% तो मजबूत हाथों में है, जो हिलाते ही नहीं है। हेमेंद्र जी कोठारी भी इसमें ओन करते हैं, और प्लस रिटेल में सिर्फ 7% के लगभग शेयर्स है, और छोटी इक्विटी सिर्फ 30 करोड़ की इक्विटी है, तो ये इसलिए थोड़ा सा वॉलेटाइल भी ज्यादा रहता है। रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। पिछले 3-4 क्वार्टर शुरू में तो कोरोना के दौरान तो खराब थी, बट अब पिछले 3 क्वार्टर से बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और ITDC के मोनेटाइजेशन की जो न्यूज है उसकी वजह से मुझे लगता है कि टूरिज्म सेक्टर थोड़ा फोकस में ज्यादा रहेगा, तो बिल्कुल स्टॉक को इन लेवल्स पे ले आराम से, करीब 500 रुपए के टारगेट के लिए आने वाले 9 से 12 महीने के। तो ये जो होटल जयपुर की आप बता रहे हैं, जयपुर में भी है इनकी? या राजविलास और ट्राइडेंट दो प्रॉपर्टी। अच्छा, दो है। हाँ। अच्छा, ओके। जयपुर में भी है अनिल जी। तो अगर ये कभी एक मिनट, कुणाल जी कुछ पूछ रहे हैं आपको, लेकिन पहले मैं कुणाल जी अगर समझो जैन साहब कुणाल जी जयपुर आए तो फिर उनको राजविलास में और कौन सा बताया, ट्राइडेंट, हाँ, उन दोनों में से किस में रुकना है या आपके घर पे रुकना है वो बता दीजिए। मेरे घर पे रुके क्योंकि राजविलास बहुत महंगा है। अच्छा, 30 से 40 हजार रुपया रेट है आजकल राजस्थान में। नहीं, बहुत महंगा से क्या, नहीं बहुत महंगा से क्या हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं, कुणाल जी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बिल आपको भरना पड़ेगा तो आपकी मुश्किल हो जाएगी। लग्जरी में मेरे घर पे दूंगा, उससे बेटर लग्जरी में मेरे घर पे दूंगा सर। जी कुणाल जी बोलिए। जी कुणाल जी, बोलिए। नहीं, बहुत महंगा है। 30 से 40 हजार रुपया रेट है आजकल राजस्थान में। 30 से 40 हजार रुपया रेट है आजकल राजस्थान में। राजविलास बहुत महंगा है। 30 से 40 हजार रुपया रेट है आजकल राजस्थान में। जी कुणाल जी बोलिए।
अनिल जी देखिए, अब तो आपने जैन साहब को ऑप्शन देकर घर पे रुकाने का अनिल जी सारा खेल खराब कर दिया। हाँ। वैसे अनिल जी मैं कहने वाला था कि अनिल जी बार बार चर्चा करते हैं जैन साहब इन 2 होटल्स की, कभी भी न्योता नहीं देते कि आइए आप लोग एक बार देखिए, खुद दर्शन कर लीजिए। अनिल जी कभी ऐसा नहीं कहते अनिल। जैन साहब के शहर में जैन साहब ऑन नहीं करते उसको। आइए बढ़ते आगे, और फुटसी की रीबैलेंसिंग होने जा रही है, और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस रीबैलेंसिंग में अंदर जगह पा रहे हैं और कौन से शेयर हैं जो बाहर निकल रहे हैं, सारी डिटेल्स लेकर तैयार है वरुण हमारे साथ। वरुण बताइए, स्टॉक्स में काफी बदलाव होने जा रहे हैं फुटसी की रीबैलेंसिंग में। डेफिनेटली अनिल जी, सेमी एनुअल रिव्यू है और इसमें काफी सारे बदलाव होंगे। कुछ तो हमने आपको बता दिए थे, इन कुछ ऐसे थे जो कि लोगों ने काफी, हाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड और कुछ ऐसे थे कि पूरे तरह से एक्सपेक्टेशन थी लेकिन आए नहीं, होगा ही नहीं, वो सबसे बड़ा झटका लगा है। तो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो सेमी एनुअल रिव्यू है उसमें जो शामिल हो रहे हैं फुटसी ऑल कैप में, उसमें जो है भारतीय एयरटेल है, पार्टली पेड अप शेयर्स है, याद रखिएगा भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल का पार्टली पेड अप शेयर, सीजी पावर, गुजरात फ्लोरो, इंडियन होटल्स, लिंडे इंडिया और शफलर इंडिया जो है ये शामिल हो रहे हैं। और क्योंकि ये शामिल हो रहे हैं तो काफी अच्छा कैश फ्लो जो है इन कंपनीज में आने वाला है। इंडियन होटल्स में अगर आप देखेंगे तो 280 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज आ सकते हैं, सीजी पावर में 180 करोड़, गुजरात फ्लोरो 160 करोड़, शेफलर इंडिया 145 करोड़, भारतीय एयरटेल पार्टली पेड शेयर्स में करीब 130 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज आ सकते हैं, और लिंडे इंडिया में 85 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज आ सकते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक इसमें नजर रखिएगा और वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि काफी सारे इंडेक्सेस से इसको बाहर निकाला गया है। सबसे पहले तो ये ऑल वर्ल्ड इंडेक्स से इसको बाहर निकाला गया है, ऑल कैप इंडेक्स से माफ कीजिएगा, तो उसके चलते करीब 57 करोड़ के आसपास के आउटफ्लोज जो है वो स्टॉक में आ सकते हैं। इसके अलावा फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में काफी सारे स्टॉक्स को शामिल किया है, जिसमें लार्ज कैप में अशोक लेलैंड, भारतीय एयरटेल पार्टली पेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पेटीएम, टाटा एलेक्सी, टीवीएस मोटर्स, वरुण बेवरेजेस है। जिनको निकाला गया है उसमें ऑरबिंदो फार्मा, गुजरात गैस, एचपीसीएल। हालांकि जिनको निकाला गया है या फिर डाला गया है, याद रखिएगा ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में बेसिकली ये हुआ है कि मिड कैप से स्मॉल कैप, स्मॉल कैप से लार्ज कैप, इस तरह की शिफ्टिंग जो है वो खासकर देखने मिली है और उसका एडजस्टमेंट जो है आपको देखने मिलेगा। स्मॉल कैप में कुछ नाम जो ऐड किए गए हैं उसमें एप्टेस वैल्यू, सीसीएल प्रोडक्ट, होम फर्स्ट फाइनेंस, आइनक्स, रिजर्व जैसे काउंटर शामिल है। वहीं स्मॉल कैप से बाहर निकलने वाले गुजरात फ्लोरो, इंडियन होटल्स, लिंडे इंडिया है, हालांकि इनको लार्ज कैप में शिफ्ट किया गया है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि इंडिया बुल्स हाउसिंग, इसको भी फुटसी ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स जो है उसके मिड कैप से स्मॉल कैप में डाला गया है। तो ये एक दिक्कत की बात है इस काउंटर के लिए, इसके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे नजर रखेगा। और साथ ही साथ फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर्स यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि फुटसी ग्लोबल इंडेक्स से इन दोनों स्टॉक्स को बाहर निकाला गया है। वहीं 2 स्टॉक्स जिनका नाम नहीं आया है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक और अतुल लिमिटेड है, और काफी प्रोबेबिलिटी थी कि ये शामिल होंगे लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया है, उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। और 24 अगस्त को 2 वेटेज एडजस्टमेंट होने वाले हैं, एक सोना BLW, एक HDFC AMC, दोनों में वेट बढ़ेंगे। उसके चलते HDFC AMC में 47 करोड़, सोना BLW में करीब 145 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं, और ये डेट 24 अगस्त की है, यानी कि 2 दिन बाद। तो यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। तो ये है सारे के सारे फुटसी की रिबैलेंसिंग वाले स्टॉक्स, जहां पर एक्शन है भरपूर। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं। रिबैलेंसिंग तो हिंदुस्तान के बाहर ही होती है, बिल्कुल चलते हैं हिंदुस्तान के बाहर और अमेरिका। बग्गा साहब हमारे साथ तैयार हैं। सर बताएं, 25 से 27 अगस्त जो मीटिंग होने वाली है जैक्सन हॉल में, जो जेरेमी पावेल साहब का भाषण होगा, क्या कुछ उसके बाद बड़े मूव आने की बाजार में उम्मीद या आशंका है, या फिर एक नॉर्मल प्रोसेस के तौर पर हो गया, खत्म हो जाएगा, कैसे देखें? ज्यादातर बेक्ड इन हो रहा है अनिल जी, मार्केट पहले ही एक्शन ले रहे हैं। 120 लोग अटेंड करते हैं, ये लिमिट करते हैं 120 पे। 45 इसमें सेंट्रल बैंकर्स होते हैं जो इनविटेशन पे आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है इस सिंपोजियम की कि हर आदमी को फीस भरनी पड़ती है, क्योंकि ताकि उनका खर्चा निकल पड़े। रिजॉर्ट में होता है, वायोमिंग जो स्टेट है अमेरिका की, और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैंसस जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। और लिमिटेड मीडिया रहता है, 12 से 15 मीडिया लोगों को इनवाइट किया जाता है ताकि लोग बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बोल सके। सबसे अहम रहेगा जो दूसरे स्पीकर दिन के रहेंगे। पहले फेडरल कैंसस की जो प्रेसिडेंट है एस्टर जॉर्ज, वो बोलेंगी, और फिर पावेल का बयान है। दूसरा प्रोग्राम में पावेल का बयान है जो लाइव स्ट्रीम भी होगा, तो उसको वॉच करेगी दुनिया।
कि क्या कहते हैं वो। सबसे अहम बात ये रहेगी इन्फ्लेशन पे इनका क्या फोकस है, कहाँ देखते हैं वो इन्फ्लेशन। स्पेशली अभी जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि फेड सी थ्रू कर रहा है कमोडिटी प्राइसेस की गिरावट के कारण जो इन्फ्लेशन कम हुई है उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे। वो ज्यादा जो डिमांड बहुत तेज है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ी है कुछ तबकों में, उसकी तरफ ज्यादा इनका फोकस है। तो ये बहुत अहम रहेगा इन्फ्लेशन पे क्या कहते हैं। दूसरा सेंट्रल बैंक पॉलिसी पे क्या बयान देते हैं, कितनी देर तक, क्योंकि ये अहम बात है कि चाहे इन्फ्लेशन गिरने लग जाए, ट्रेजेक्ट्री नीचे आने लग जाए, तो क्या ये रेट बढ़ाने बंद कर देंगे। जो मार्केट ने सोचा जुलाई में, जब इन्फ्लेशन 10 अगस्त को जुलाई की इन्फ्लेशन कम आई अमेरिका की, तो मार्केट ने यही सोचा कि ये फेड का पिवट हो गया, फेड अब इतनी तेजी से रेट नहीं बढ़ाएंगे, और इसके कारण मार्केट्स आगे भाग गए। अब देख रहे हैं एक ठहराव आ रहा है मार्केट्स में कि ये सोच रहे हैं कि क्या असली में ये ठहराव आने वाला है कि कुछ और महीनों तक रेट्स बढ़ते रहेंगे। तो ये दो अहम निष्कर्ष निकलेंगे इनकी स्पीच से। बाकी ग्लोबल इकोनॉमी पे, जियोपॉलिटिक्स पे, हर चीज पे ये बोलेंगे, बट सबसे अहम ये दो बातें रहेंगी कि रेट कितनी देर तक बढ़ाते हैं, दूसरा एग्रीगेट डिमांड को कितना नीचे लाना चाहते हैं बनिस्बत इसके कि कमोडिटी प्राइस करेक्शन के कारण जो इन्फ्लेशन में कटौती आई है। बिल्कुल सर, एक चीज बताइए बगा साहब, ये आपने जो बताया अभी कैंसस, हाँ हम तो फ्रांस का कांस वो क्या बताया, कैंसस, हाँ समझते ऐसे ही कुछ। एक तो सर ये गांव के नाम आपको कैसे याद रह जाते हैं, दूसरा हमें तो छत्तीसगढ़ से भूपेश, सुरेश, मदन ये ढंग से याद नहीं रहता, वहाँ के नाम कैसे। अच्छा, एक और बड़ी समस्या जो है हमारी, आमतौर पर हमें ये पता नहीं चलता जो नाम लिखा है वो मेल है फीमेल है, ये आपको ये सारी चीजें कैसे पता चलती है? उनके बयान आते रहते हैं अनिल जी, तो पढ़ तो बयान में तो पता ही नहीं चलता है कि सर नो शी सेड ही सेड हो जाता है ना तो। अच्छा, तो आप भी अंदाज ही लगाते हैं मतलब। लेकिन सर ये इतने ऐसे नाम कैसे रह जाता है, हमें स्टेट का नाम याद नहीं रह रहा सर, आपने स्टेट का याद रख लिया। कौन थे वो, कौन से मोहतरमा कौन थी जिनका नाम आपने बताया? हाँ, एस्टर जॉर्ज। गजब ही है। अब हम तो जॉर्ज समझ के, पहले तो हम यही समझते कि ये महोदय है जॉर्ज के नाम से। करेक्ट। हो कंफ्यूजन। ये आपका ये जैक्सन होल आपका बहुत प्रिय है। यस सर। हर साल हमारा इसमें क्विज भी रहता है और आप कहते हैं भाई रिजॉर्ट में क्यों जाते हैं। हाँ। बट हो सके मैं कहूंगा अगले कुछ वर्षों में आप भी जाएं जी बिजनेस की तरफ से और अटेंड करें इसको। तो अच्छा। क्योंकि इनवाइट करते हैं ये मीडिया को, चाहे फीस देके जाना पड़ता है, तो खर्चा ये पूरा लेते हैं क्योंकि सरकारी मुहिम होती है, तो इसलिए खर्चा जरूर लेते हैं। बट होपफुली हम जी बिजनेस की तरफ से आप रिप्रेजेंट करें इधर। 100% सर, आपने बोल दिया करेंगे, साथ में समझाने के लिए आपको ही चलना है नहीं तो फिर वो अंग्रेजी फिल्मों जैसा हाल हो जाएगा, पास वाला हंस रहा तो अपने भी हंस दो, पास वाला बड़े इमोशन दे, जैसे वो इमोशन दे रहा है वैसे अपने भी दे दो। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आप भी जाएं और बग्गा जी भी जाएं अनिल जी, लेकिन साथ में हमें भी लेकर के जाएं। तो अनिल जी हम बगल के रिजॉर्ट में रह लेंगे अनिल जी, आप लोग अटेंड कर लीजिएगा और फिर समझा दीजिएगा क्या हुआ अनिल जी। सर ये तो मतलब ना, दूल्हा तैयार हो ना हो, बारात तो तैयार है बिल्कुल अच्छे से। चलिए आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे वापस। आप सबका स्वागत है और आज से हम न्यूज़ पर यूज़ में एक स्पेशल एडिशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो न्यूज़ पर यूज़ और जहां पर हम कंपनियों को बुलाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। पिछले लगातार 2 सालों से ये बेस्ट बिजनेस टॉक शो का अवार्ड भी जीत रहा है। इस बार हमने ये किया कि थोड़े बदलाव किए जाए, थोड़े ऐसी नई कंपनियों को, नई तो नहीं कहेंगे,
कंपनियां तो पुरानी हैं खैर, लेकिन कम सुनी, कम जानी पहचानी, और जिनके मैनेजमेंट से आपने कम मुलाकात की, और जहां पर फाइनेंशियल थोड़ी कंपनियों के अच्छे हैं या कुछ बढ़िया स्टोरीज नज़र आ रही, तो हमने सोचा कि क्यों ना उन कंपनियों को भी बुलाया जाए, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई जाए जो कहीं न कहीं फंड्स के पोर्टफोलियो में है, या फिर परफॉर्मेंस थोड़ी सी टर्न अराउंड होती दिख रही है, या बिजनेस मॉडल बड़े इंटरेस्टिंग है। तो इस खास सीरीज का हमने नाम दिया है न्यूज़ पर यूज छोटे खिलाड़ी। और आज इस सीरीज में हम मुलाकात करने जा रहे हैं, अगर आप टाइप करें किसी भी कंपनी का नाम बीएसई और एनएसई पर, तो जरा करके देखिए आप सबसे पहले कौन सी कंपनी आपके आती है। अगर वही कंपनी है जिससे आज हम मुलाकात करें, जरा आप टाइप करिए, तब तक हम बिगुल बजाकर स्वागत करते हैं। और आई एम श्योर ये छोटी कंपनी जो आपके रडार पर आएगी, अगर आप कोई भी नंबर दबाएं 1 2 0 ये, तो सबसे पहले जो स्टॉक आपके रडार पर आता है 20 माइक्रोन्स। जी हाँ, आज यही कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल। 1987 में ये कंपनी बनी है, देश में माइक्रोनाइज्ड इंडस्ट्रियल मिनरल्स की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। 65 से ज़्यादा देशों को ये निर्यात करती है। 9 से ज़्यादा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और इसके कस्टमर्स में एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, पीडीलाइट, आईटीसी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आइए हम मुलाकात कराते हैं आपकी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। अतिल पारिक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 20 माइक्रोन्स के एमडी और सीईओ हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। कैलिफोर्निया से फाइनेंस में आपने एमबीए किया है, और 2000 से कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, यानी कि लगभग 22 साल की यात्रा इस कंपनी के साथ पारिक साहब कर चुके हैं। पारिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि पहली बार हम आपसे आपकी कंपनी से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं सर, आपकी कंपनी करती क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, और आपका बिजनेस मॉडल क्या है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। 20 माइक्रॉन्स 1987 से इंडस्ट्रियल मिनरल्स के प्रोडक्शन में है। इंडस्ट्रियल मिनरल्स मार्केट के हिसाब से एक बहुत ही नीश सेगमेंट है। हम लोग मेटालिक मिनरल्स में फॉल नहीं करते, हम लोग नॉन मेटालिक माइनिंग के अंदर फॉल करते हैं। तो हम लोग अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रियल मिनरल्स बनाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, केओलिन क्लेज, बेराइट, सिलिका, माइका, बेंटोनाइट, टाल्क। तो ऐसे टाइप के अलग अलग मिनरल्स हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम इसको केटर करते हैं, जैसे आपने बताया पेंट इंडस्ट्रीज एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर है हमारा, और उसके अलावा हम लोग प्लास्टिक्स, सिरेमिक्स, रबर, एग्रोकेमिकल्स, ऑयल वेल ड्रिलिंग, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रीज को हम लोग केटर करते हैं। इससे मतलब ये निकालते कि जमीन में से निकाला गया, माइनिंग की गई। तो क्या वाकई में आपके मिनरल्स भी वैसे ही हैं, और यदि हाँ तो आपकी माइंस कहाँ हैं, या आप इन मिनरल्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सो टिपिकली हम लोग गवर्नमेंट से माइंस को लीज करते हैं, और यही जनरल प्रैक्टिस रहती है इंडिया में। और हम लोग माइनिंग करके फिर वो मटेरियल हम लोग प्लांट पे लाते हैं, उसको रिफाइन करके, उसको माइक्रोनाइज करके हम लोग अलग अलग माइक्रोन साइज के अंदर उसको बनाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि 20 माइक्रोन जो नाम है कंपनी का, जब हमने कंपनी की शुरुआत की थी उस टाइम पे हम लोग ये पार्टिकल साइज बनाते थे, और आज हम जाके 0.5 माइक्रोन तक पहुंचे हुए हैं, और अभी हम लोग नैनो के अंदर काम कर रहे हैं, और नैनो साइजिंग पे भी हम लोग आगे जाके इसको बढ़ाएंगे। छोटी साइज के माइक्रोन्स आप बना रहे हैं, उतना ज्यादा बढ़िया है कंपनी के लिए? हाँ, जितना कम आप माइक्रोन साइज बनाते हैं उतना कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज उसको यूसेज में काफी फर्क पड़ता है। प्राइसिंग उसकी ज्यादा रहती है, बट उसका जो एंड यूज एप्लीकेशन है वो उससे काफी उनको फर्क पड़ता है। काफी सारे पैरामीटर्स इसके अंदर प्ले करते हैं, जैसे ब्राइटनेस है, उसका पार्टिकल साइज है, उसका ओरिजिन जो है, तो काफी सारे फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं। हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग फैक्टर्स प्ले करते हैं, तो इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट ग्रुप्स जो है वो काफी सारे हैं, अलग अलग साइजेस और अलग अलग ब्राइटनेस के हिसाब से। प्रोडक्ट ऐसे हैं पारिक साहब जिनमें आपकी कंपनी की या तो मोनोपोली है या मार्केट लीडरशिप है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? यस, काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो, बिकॉज हम लोग मार्केट लीडर्स है इस स्पेस में, तो जो प्रोडक्ट्स हम लोग नए नए लॉन्च करते हैं वो कुछ साल तक हम लोग उसके मार्केट लीडर्स रहते हैं, और उसके बाद फिर कंपटीशन उसके अंदर एंटर करती है और वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करती है। काफी सारे प्रोडक्ट्स को हमने इंपोर्ट के हिसाब से रिप्लेस भी किया है। पहले लोग काफी सारा मटेरियल इंपोर्ट करते थे, बट हमारे कस्टमर्स बिकॉज ऑफ द शिपिंग सिनेरियो, करंटली अभी जो डॉलर का सिनेरियो है उस हिसाब से बहुत अनसर्टेनिटी काफी है इंपोर्ट के उसके अंदर, इसीलिए हमारे कस्टमर्स हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये चीजें इंडिया में बनाएं, आत्मनिर्भरता पे फोकस करें,
और तो इसीलिए हम लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके विद इन द कंट्री बनाना शुरू किया। मैं आपकी वित्त वर्ष 2022 की परफॉर्मेंस देख रहा था, काफी जबरदस्त दिख रही है। आय आपकी 26% बढ़कर आई, मुनाफा 52% बढ़ा, यानी कि तगड़ी ग्रोथ थी। फिर पहली तिमाही इस साल की जो है उसकी भी परफॉर्मेंस देखी, साल दर साल भी मजबूत थी और तिमाही दर तिमाही भी मुनाफा आपका लगभग 25% बढ़कर आया। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ पे है आपकी कंपनी। तो क्या खास वजह है सर कि नंबर्स इतने मजबूत आ रहे हैं? क्या डिमांड ज़्यादा अच्छी है, प्राइसिंग ज़्यादा अच्छी है? हम लोग का बेस्ट एडवांटेज वो है कि हम लोग काफी डिवर्सिफाइड है इंडस्ट्री स्पेस में। तो हम लोग एक इंडस्ट्री पे फोकस नहीं कर रहे। हमारा 50% रेवेन्यू आता है पेंट इंडस्ट्री से, 20% रेवेन्यू आता है प्लास्टिक इंडस्ट्री से और बाकी का रेवेन्यू आता है काफी सारी अदर इंडस्ट्री से। तो हमारा जो बैलेंस है वो काफी अच्छा है। काफी प्रोडक्ट रेंज है हमारे ग्रुप में, तो उसका डिमांड काफी रहता है। प्रोडक्ट का इक्वेशन चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डिमांड, बट ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से हमारा डिमांड पे इतना ज्यादा असर नहीं रहता है। हम लोग मैनेज करते हैं कि वो डिमांड मेंटेन रहे। और आगे जाए तो ग्रोथ में हमारा ऐसा है कि हम लोग इंटरनेशनली एक्सपांड कर रहे हैं। अभी हमारे 2 सब्सिडरीज ऑलरेडी मलेशिया और वियतनाम में है जो कैल्शियम कार्बोनेट में फोकस कर रहा है। हमारा एक जेवी कंपनी है जिसमें हम लोग नीश प्रोडक्ट्स कलर्ड क्वार्ट्ज बना रहे हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, जिसमें हमारा जर्मन पार्टनर्स है। हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन केमिकल स्पेस पे एंटर किया हुआ है हमने ऑलरेडी, जिसमें हम लोग ग्रोथ काफी देख रहे हैं उसके आगे, बिकॉज वो इंडस्ट्री काफी अच्छी तरह से शेप अप हो रही है और उसका रेवेन्यू मॉडल भी काफी अच्छा है। तो वो भी हम लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और आगे जाके हम लोग मिनरल फर्टिलाइजर्स में भी हमने एंट्री की हुई है अभी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी काफी मजबूत ग्रोथ पे है अभी काफी इंडिया में। तो उसको लेकर हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर्स पे जो मिनरल बेस्ड है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं और आगे जाके उसका मार्केट भी काफी अच्छा रहेगा, तो उसका भी डिमांड हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक बात है। तो अगले 3 साल या 5 साल में कितनी ग्रोथ की उम्मीद की जाए आपकी कंपनी से, ये बताएं सर। अभी हम लोग उसके ऊपर बहुत डिटेलिंग में काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास कंप्लीट रोड मैप हम लोग अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसका डबल जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसका डबल हम लोग नेक्स्ट 5 साल में हम लोग करने की कोशिश करेंगे और मुनाफा भी हम लोग मेंटेन या उससे काफी ज्यादा करने की भी उम्मीद है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा डिटेल में बिजनेस का आउटलुक आता हुआ अतिल पारिक साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। 20 माइक्रोन्स स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ इस वक्त 5 से 6% ऊपर आपको नजर आएगा मैनेजमेंट के इंटरव्यू के बाद। बढ़ते हैं आगे, पोजिशनल पिक्स का वक्त है। पालिया साहब बताएं सर आपकी पसंद का पोजिशनल स्टॉक। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगा थर्मेक्स लिमिटेड। ये स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। डेली सेटअप पे स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग यहाँ पे टेक्निकल सेटअप बने हुए हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से, तो हमें लग रहा है थर्मेक्स में यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है रिसेंटली, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो आना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे वो आना चाहिए करीब 2400 तक का। तो 2400 तक के अपसाइड के टारगेट हम पोजिशनल बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2220 का। तो थर्मेक्स लिमिटेड बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पे। यह है आपके लिए राय थर्मेक्स खरीदारी करने की एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। पालिया साहब की तरफ से अच्छा सरी साहब आपकी भी पोजिशनल पिक बताइए सर। पिक है एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सुब्रोस, जो अभी 322 के आसपास ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। ये भारत की एक लीडिंग कार एयर कंडीशनर्स बनाने वाली कंपनी है, जहां पे इनका 42% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है। फिर इनके जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो कॉर्पोरेशन जापान, वो इसमें अराउंड 20% स्टेक ओन करती है। फिर इनका जो कस्टमर है मेजर मारुति, तो सुजुकी इसमें अराउंड 11.96% स्टेक ओन करती है। बाकी एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। Q1 FY23 के नतीजे भी बेहद शानदार थे। 11 करोड़ का पैट था वर्सेस 3 करोड़ लास्ट ईयर। और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 36.8% की हिस्सेदारी है। FIS का भी इंटरेस्ट है अराउंड 13.1%। मुझे लगता है इस स्टॉक को पोजिशनल तौर पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें टारगेट है 360 रुपए का पोजिशनल और 310 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए सुब्रोस पर खरीदारी की राय सेठी साहब की तरफ से, इस पर भी रखिए नजर। आइए 10 की कमाई लेते हैं पहले सिमी जी से। सिमी जी बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक।
दीपांशु, आज के लिए 10 की कमाई का स्टॉक मैंने चूज किया है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क में मुझे लगता है कि ओवरऑल एक कंसोलिडेशन फेज है, पर जिसमें मुझे लगता है कि इस बार ब्रेकआउट आने का पूरा कोशिश करेगा ये स्टॉक। टारगेट 550 से 570 का होगा। एक महीने का नजरिया से 495 के आसपास अभी है स्टॉक, तो इसी के आसपास खरीद कर चलने का सलाह होगा। 475 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 550 570 का मिनिमम टारगेट होगा, जो मुझे लगता है कि इस महीने में आ जाना चाहिए। तो तेजस नेटवर्क में खरीदारी करके चलने के लिए सलाह दे रही हूँ। बिल्कुल, और इस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। इसके नाम से आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि अब ये कंपनी टाटा ग्रुप की हो चुकी है। सुमी जी, आपको पता था? हाँ, पता था। अच्छा, और क्या क्या पता, बताओ। मुझे सिर्फ यही पता था कि टाटा कम्युनिकेशन आपका 25 स्टॉक्स में से है, तेजस हाँ, नहीं है। हाँ, और आपका डीवीज लैब भी आपका 25 रिकमेंडेड स्टॉक्स में से है, उस जिसमें मैंने फ्राइडे से सेल कॉल चलवा रही हूँ। और आपको अच्छा लगता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को आपसे ऐसे मुश्किल सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है। और कोरोमंडल में आपने मेरे से सुबह बाई कॉल पूछ रहे थे, पर मैंने उस समय सेल कॉल दे दिया था। हालांकि तब से लो होल्ड करने का कोशिश ही कर रहा है। अब आपका बात है, आप बाई कराएंगे तो मैं सेल करके क्या करूंगी? मैंने कब कोरोमंडल मैंने कब पूछा? आज तो नहीं पूछा। कोरोमंडल नहीं, चंबल पूछा। हाँ, चंबल नहीं, वो तो अब से लेके बजट तक के लिए है, वो तो लंबा वाला है। आप तो इसलिए मैंने पूछा कि नीचे पे कहाँ लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए आज से। ओके, चलिए, तो ये है राय 310 जी सीबी जी के। अरे सेठी साहब, तेजस पे आप कोई राय रखते हैं? क्योंकि काफी लोग क्योंकि मानते हैं कि टाटा ग्रुप की ये कंपनी हो गई अब टेलीकॉम के टाटा कम्युनिकेशन में, या कहीं न कहीं एक साथ किसी का बिजनेस इनके जो अलाइन हो जाए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए जरा, इस पर राय दीजिए अपनी। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। हालांकि ये स्टॉक अब आजकल टाटा ग्रुप का स्टॉक है, जो टाटा कम्युनिकेशन जो टाटा ग्रुप की कंपनी स्टेक ऑन करती है, वही इसमें भी स्टेक ऑन करती है। तो मुझे लगता है देर सवेर इसका टाटा कम्युनिकेशन में मर्जर भी होना चाहिए। बाकी 5G की जो ऑप्शन हो चुका है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस तरह की कंपनी को होता है। हाल ही में ये स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई थी, जब शायद अफगानिस्तान में जब गवर्नमेंट टॉपल हुई थी, उसके बाद से कुछ प्रेशर में था। वहां पे भी इनका ब्रॉडबैंड जो नेटवर्क लेआउट करने में काफी बड़ा काम था। तो बट ऑल इन ऑल एक बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिस्सा बनने लायक स्टॉक है। राय आपके लिए तेजस नेटवर्क पर एक बार बग्गा साहब से भी मुलाकात की जाए। बग्गा साहब, ये सवाल मार्केट से हटकर है थोड़ा, क्योंकि आप तो देश दुनिया की सारी खबरों पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। तो ये जो वीकेंड पर हुआ, वो पुतिन साहब के जो सलाहकार माने जाते थे, उनकी बेटी को वो एक कार बॉम्ब से उड़ा दिया गया। काफी लोग ये मानते कि इरादा उनके फादर को ही मारने का था। क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं? क्या कुछ मामला बड़ा हो सकता है रशिया यूक्रेन के बीच में, या इस तरह की कोई चीजें हो सकती है? क्या आपने कैसे देखा है सर? ये काफी चिंता का विषय है। इस तरह का अटैक जो हुआ, तो क्लियरली ऑब्जेक्टिव तो ये अलेक्जेंडर को उड़ाने का था, बट लास्ट मिनट पे वो दूसरी गाड़ी में बैठ के, और उनकी बेटी थी गाड़ी में, 29 वर्षीय, वो भी जर्नलिस्ट थी, नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट हैं रशिया की, और वो हताहत हो गई। तो इससे तीन चीजें निकल के आई। एक तो यूक्रेन ने वार्निंग की है कि बेलारूस में, सो नॉर्थ की तरफ, रशिया अब मिसाइलें इकट्ठी कर रहा है। दूसरा है कि यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे, जो स्वतंत्रता दिवस है उनका, वो परसों है 24 अगस्त को। तो उम्मीद ये करी जा रही है कि पुतिन कुछ मिसाइलें दाग सकते हैं 24 अगस्त को। सब लोगों को कहा गया है, नागरिकों को, कि वो बॉम्ब शेल्टर्स में रहें 24 तारीख को, और उम्मीद ये है कि कुछ हो सकता है एक्शन। तीसरी बात यह है कि के बाद, इस एक्सप्लोजन के बाद, एक अहम रशियन डिप्लोमेट ने ये कहा कि हम यूक्रेन के साथ करार नहीं करेंगे और ये युद्ध लंबी अवधि तक चलेगा। तो ये थोड़ा बहुत ही रिपोर्टिंग आया, क्योंकि रशियन प्रेस ज्यादा देखी नहीं जाती है। 1 या 2 दिन में आप देखेंगे इंग्लिश प्रेस इसको पकड़ेगी, बट बहुत इसको सख्ती से लिया गया है पुतिन के इनर सर्कल के द्वारा, बिकॉज मॉस्को से बाहर इस तरह से कार बॉम्ब पहुंचा देना, मतलब कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है इसके पीछे, और अकेला कोई लोन वुल्फ अटैक नहीं है, ये काफी विकसित तरीके का अटैक था। तो रशिया इसको काफी सीरियसली ले रहा है, और मुझे यही लग रहा है कि वेडनेसडे को हमें कुछ, अनिल जी,
कुछ बमबारी या कुछ मिसाइल छूटते हुए दिख सकते हैं यूक्रेन पे। वैसे ही उम्मीद थी क्योंकि 24 अगस्त का उनका इंडिपेंडेंस डे था, तो पुतिन कुछ सिंबॉलिक जरूर करते उस दिन, बट अब इसके बाद, इस प्रोवोकेशन के बाद आप बिल्कुल 100% उम्मीद है कि कुछ बड़ा किया जाएगा रशिया की तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए बड़े डेवलपमेंट कुछ होते दिख रहे हैं। बग्गा साहब बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपसे जल्द मुलाकात फिर से होगी ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट के साथ ही जैक्सन हॉल की जो मीटिंग है उसके आउटकम पर और उसमें जो भाषण होंगे उनका भी पूरा विश्लेषण आपके लिए बग्गा साहब लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का। पालिया साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक में रहेगा टीटागढ़ वैगन लिमिटेड। ये स्टॉक में अगर मंथली सेटअप पे देखें तो स्टॉक एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे डेली वीकली मंथली चार्ट बनते हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई जो मंथली चार्ट पे दिख रहे हैं 2017 के आसपास के, वहां तक अब हमें लगता है ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि करीब 185 के आसपास। तो हम शॉर्ट टर्म के टारगेट यहाँ पे 185 से 195 तक के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 135 रुपए का। तो टीटागढ़ वैगन लिमिटेड बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। टारगेट सारे शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा एक्शन दिख सकता है। 185 का टारगेट और स्टॉप लॉस लगाइए आप 135 का। आइए हिमांशु जी से लेते हैं उनकी 10 की कमाई। हिमांशु जी बताएं सर। दीपांशु 10 की कमाई के लिए खरीदना है CCL प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक नए अपट्रेंड की शुरुआत स्टॉक में होते हुए नजर आ रही है और मुझे लगता है पोजीशनल तौर पर आज की इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में गिरावट पर खरीदारी करके चले। करंट लेवल्स पर भी एंट्री की जा सकती है। 425 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे ऐसा लगता है कि 500 से 520 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में CCL प्रोडक्ट्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। और दीपांशु अगर समय हो तो मेरे पास एक BTST की भी कॉल है, उसकी भी गुजारिश है। बिल्कुल सर, बस थोड़ी देर में आता हूँ। एक बार जरा जय से भी उनकी 10 की कमाई का आइडिया ले लिया जाए। जय बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। मेरा भी सेम रिकमेंडेशन है जो भी हिमांशु ने बताया। CCL प्रोडक्ट काफी बार मैंने रिकमेंड पहले किया है, दीप आपको भी ध्यान में है। एंड अब जो हिसाब से ये स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने 50 डेमा से एक रिवर्सल देखने मिला है, 454 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा इसमें पहला टारगेट जो दीपांशु रहेगा वो रहेगा 560 का एंड सेकेंड टारगेट विल बी 610। सो 560, 610, 610 ये दो टारगेट्स के लिए आप CCL प्रोडक्ट को खरीदे यहाँ पे। एंड आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 410 का। तो आप देखिए कि रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही अच्छा फेवरेबल है यहाँ पे। और आज के जो वॉल्यूम्स है दीप, आज जो मूव आपको देखने मिला है, ये स्टार्टिंग के 2 घंटे में एक अच्छा खासा आपको वॉल्यूम्स CCL प्रोडक्ट्स में आते हुए देखने मिला है। आई एम श्योर कि जो हिसाब से इसके मंथली और वीकली मोमेंटम अभी भी प्लेस्ड है, तो स्टॉक में और भी आपको तेजी देखने मिल सकती है दीपांशु। तो दिस इज वन स्टॉक विच आई थिंक इज क्लियर कट बाय एज फार एज पोजिशनल टर्म इज कंसर्न। तो ये है आपके लिए 10 की कमाई में CCL प्रोडक्ट खरीदारी करने के लिए जय की भी आती हुई दिख रही है। आइए शॉर्ट टर्म पिक एक और लेनी बाकी है हमें सिटी साहब से। सिटी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक कई बार निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है, वेस्ट कोस्ट पेपर सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है और एक अलग टाइप की तेजी इन सब स्टॉक्स में देखी जा रही है। इस स्टॉक को हाल ही में मैंने ये SPL मिड कैप सेगमेंट में 25 जुलाई को एज अ पोजिशनल पिक रिकमेंड किया था। उस दिन भाव था 370 रुपए का और आज देखिए 565 रुपए के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। मतलब 1 महीने भी नहीं हुए, स्टॉक 200 रुपए ऊपर है। बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में यहाँ से भी और अच्छी अपसाइड आनी चाहिए। पेपर के प्राइसेस भी काफी बढ़े हुए हैं और डिमांड भी बहुत अच्छी है। बाकी इसमें वैल्यूएशन के लिहाज से भी मैंने पहले भी समझाया था, आंध्रा पेपर में ये कंपनी अराउंड 72% स्टेक ओन करती है, जिसकी आज मार्केट वैल्यू उस होल्डिंग की वैल्यू आती है करीबन 1300 करोड़। तो मुझे लगता है उस लिहाज से भी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह 580 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 555 का स्टॉप लॉस। उस पेपर में खरीदारी करने की राय शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बढ़ाएं हिमांशु जी। अनिल जी, एक वीक स्टॉक मेरे रडार पर आया है जो कि यूजुअली हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन काफी बड़ा ब्रेकडाउन मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में शायद होता हुआ नजर आ सकता है। और स्टॉक है इंटेलेक्ट डिजाइन, F&O का स्टॉक है अनिल जी।
एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी। 1000 रुपए के लेवल से वर्टिकल डिक्लाइन मिली, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहां पर देखने को मिला था। लेकिन आज के सेशन में यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये बताता है कि ये जो कंसोलिडेशन थी इसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ डाउनसाइड वो रिज्यूम होती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर इंटेलेक्ट डिजाइन में बिकवाली करके चलेंगे। शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के नजरिए से 605 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट यहां पर रहेगा 560 रुपए का, बड़ा टारगेट है, पहला टारगेट, जो कि शायद 1 से 2 दिनों में आता हुआ नजर आए। और 560 के लेवल अगर ये स्टॉक अनिल जी तोड़ता है तो ये स्टॉक एक बड़ी लंबी बियर मार्केट में एंटर कर सकता है। तो अगर लॉन्ग शॉर्ट के हिसाब से कोई एक शॉर्ट स्टॉक अगर आईटी स्टॉक में नजर आता है, आईटी सेक्टर में, तो इंटेलेक्ट डिजाइन वो एक स्टॉक है जो कि काफी कमजोरी यहां से दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरिया जहां पर बिकवाली करने की राय इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। बाजार के जाने माने दिग्गज और आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। मार्केट आउटलुक में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। 2 महीने पहले आपसे मुलाकात हुई थी, आप कह भी रहे थे जब बाजार बड़े खराब थे, आप कह रहे थे कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की स्टोरी बड़ी मजबूत है, पैसा लगाइए। आज 2 महीने में तस्वीर काफी बदल गई। तब डर इस बात का था कि कहीं और गिर न जाए, अब ये लग रहा है कि बहुत बढ़ गए, क्या करें। तो बाजार के डायरेक्शन को लेकर वापस से लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हमने सोचा आपको आमंत्रित किया जाए और आपके विचार जाने जाए। बताएं सर, क्या है बाजार का डायरेक्शन आपके लिहाज से? थैंक्स अनिल। पहले तो सब आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसे मैंने उस समय भी कहा था, फंडामेंटल्स जो हैं जिस समय उस समय के थे, जिसके बेसिस पे मैंने कहा था भाई मार्केट ठीक रहेगा और मार्केट देखने को मिला है। मेरा हमेशा ये ध्यान रहता है कि आप फंडामेंटल्स पे जाइए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ कोर्स आप बाकी कई चीज़ें दिखाते रहते हैं उनको टेक्निकल्स के बेसिस पे, वो अलग बात है। मैं बात करूंगा खाली फंडामेंटल बेसिस पे कि आज अगर देखिए डर क्या था। डर था कि इन्फ्लेशन कितना ऊपर चला जाएगा, डर ये था कि ब्याज की दरें कितनी बढ़ जाएंगी, डर ये था कि ऑयल की प्राइसेस कहाँ चली जाएगी। अगर इन सब मामलों पर अगर ध्यान दें तो इन्फ्लेशन अब लग रहा है कि पीक कर गया है और आगे आने वाले समय में आरबीआई के जैसे रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा कि 1 साल में उनका इन्फ्लेशन का ध्यान है 5% के आसपास चला जाएगा। इंटरेस्ट रेट देखिए आरबीआई ने बढ़ाई, उसके बाद भी अगर जी-सेक पे इसका इफेक्ट देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड जो है वो कम हुई है बढ़ने की बजाय। तो वो भी लगता है कि भाई उसमें भी लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यील्ड जी-सेक में बढ़ेगी। गवर्नमेंट के टैक्सेस को अगर आप देखें कि उनकी टैक्सेस की रिकवरी जो है इस कलेक्शंस इज एक्सेलेंट, मतलब वो जो है जिस तेजी से उनके बहुत जीएसटी और इनकम टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, लगता है कि भाई जो उन्होंने एस्टिमेट ले रखा है बजट में उससे कहीं ऊपर पे जाएंगे। फिर ध्यान दें कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे, तो बाय एंड लार्ज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो है अच्छे आए हैं। कुछ कंपनियां, मामूली कंपनियां जो है आज निफ्टी इंडेक्स में है, जो सेंसेक्स में है, वो पूरी रही है, बाकी सब कंपनियों के अच्छे हैं। तो फंडामेंटल बेसिस पे मार्केट जो है अनिल आज भी मेरे हिसाब से मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। हाँ देखिए, जब मार्केट बहुत तेजी से आता है प्रॉफिट बुकिंग संभव है और ये यही मामला है, प्रॉफिट बुकिंग है और भी हो सकती है। देखिए किसी भी लेवल पे मार्केट यहाँ से निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे जाना ऊपर जाना इज ए फंक्शन ऑफ ट्रेडिंग एंड सेंटिमेंट एट दैट टाइम। परंतु लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अभी जैसे एफआईज की इतनी सेल हुई, उस समय एक प्रेशर जो आया था कि आज 3 लाख 3.5 लाख करोड़ की एफआईज की सेल हुई। अब पिछले 15 दिनों में वो भी आप देखिए रुझान बदल गया है, उसमें भी एफआईज का नेट इन्फ्लो आने लगा है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ जीडीपी के फिगर्स जो आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत है ही नहीं। हाँ मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मार्केट में जाके हाँ जिसको एंटर करना है मे बी आज की तारीख में और 2-3-5% नीचे जा सकता है, परंतु लॉन्ग टर्म में अनिल मार्केट आज भी देश की स्थिति के हिसाब से
मजबूत लगता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। ये तो बाजार का मैंने आपसे एक जायजा लिया है, एक इंडस्ट्री का भी आपसे व्यू लेना चाहता हूं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है आनंद राठी वेल्थ, और इशू के बाद से लगातार काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने आपने बना के दिए। आपके काफ़ी बड़ा क्लाइंट बेस है, रिटेल का भी और वेल्थ कस्टमर का भी। रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स दोनों क्या अप्रोच से इस वक्त बाजार में, और जो अभी हाल ही में 2 महीने पहले इतने बाजार गिरे हैं, क्या लोगों ने पैसा लगाया है, निकाला है, प्लस वापस बाजार का जो ये मूड बदला है, इसमें दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स किस तरह के अप्रोच से हैं? देखिए, जहां तक जो बड़े इन्वेस्टर्स, जो हमारे वेल्थ के इन्वेस्टर्स हैं, वेल्थ के क्लाइंट्स हैं जी, उनको तो हमने जो सलाह दी कि भाई जब मार्केट नीचे गया था तो आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, और बढ़ा। हमारा तो अप्रैल जून में जो है इनफ्लो हैज बीन वन ऑफ द हाईएस्ट, क्योंकि वो लोग जो है समझते हैं कि भाई मार्केट जिनको लॉन्ग टर्म आना है, वो जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है, मार्केट नीचे जाता है, वो जरूर घुसना चाहते हैं, प्रोवाइडेड वो आपकी एडवाइस वैसी हो और आपकी एडवाइस के हिसाब से चलें। जहाँ तक एचएनआई का सवाल है, वो देखिए एचएनआई में काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो भी नीचे के लेवल पे आते हैं, परंतु कई लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं। थोड़ा 5-10% ऊपर मार्केट आता है तो कुछ मार्केट से निकल जाते हैं। दोनों तरह के लोग एचएनआई में हैं, तो वो ट्रेडिंग वाले के लिए जब नीचे था एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ऊपर वाले के लिए जब ऊपर आता है वो जरूर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर ही घबरा जाता है जब मंदी आती है, उस समय उसकी हिम्मत जो है कम हो जाती है, और इसलिए मैं जब भी आता हूँ आपके चैनल पे, मैं कहता हूँ भाई मार्केट नीचे आए उस समय रिटेल वाले को जरूर सोचना चाहिए कि भाई इस समय मैं कैसे घुसूं। ठीक बात। तो अभी अब मार्केट में जब तेजी आई तो आपने देखा मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, कैश मार्केट के वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं। ऑफ कोर्स इसमें एफआईज का भी चूंकि इन्फ्लो हो गया वो भी असर है, परंतु रिटेल का इन्फ्लो जो है, जैसे मार्केट में थोड़ी तेजी लगती है तो लोगों का रुझान आ जाता है। मंदी आती है तो लोग थोड़े से जो है घबरा जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए, जो मेरी सलाह रहती है। परंतु हाँ, ये एक नेचुरल फिनोमिनन हम देखते हैं, थोड़ी तेजी आती है, अब मार्केट में वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट फिर आने लगता है। बात है। राठौर साहब, एक चीज और बताएं कि क्या इस वक्त फिर ऐसे में जहां ग्लोबल अनिश्चितताएं अभी भी हैं, थोड़ी बहुत कम भले हुई है, खत्म नहीं हुई है, तो क्या हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर आधारित सेक्टर्स, स्टॉक्स वो ज्यादा बेहतर होंगे पोर्टफोलियो में? कहाँ निवेश करना चाहिए इस वक्त? देखिए, बिल्कुल अभी जो है मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में काफ़ी डाइवर्जेंस रहेगा। जैसे आप सुन रहे हैं कि यूएस और यूरोप में रिसेशन की बात हो रही है, और बहुत लोगों का मानना है कि वहाँ रिसेशन होगा। वहाँ पे इन्फ्लेशन भी जो है बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ से, तो इसलिए इस समय डेफिनेटली आज इंडियन बेस्ड मार्केट में मेरी सलाह है कि इस समय इन्वेस्टमेंट यहाँ करना ज़्यादा उचित है। दूसरे मार्केट्स में अभी भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि रिसेशन आने से कॉर्पोरेट अर्निंग्स वहाँ कम हो सकती है। ऑलरेडी आपको पिछले 1 साल का देखिए कितना डाइवर्जेंस है यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट्स में। यूएस मार्केट में नैस्डैक जैसे 10% से ज़्यादा गिर गया है, और अपना मार्केट 10% से ज़्यादा बढ़े हैं, तो ऑलरेडी 20% का डाइवर्जेंस आपको 1 साल में देखने को मिला है। आगे भी जाके ये डाइवर्जेंस और बढ़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो धीमे धीमे अच्छे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। भारत की स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बाजार हल्के से कमजोर हैं। धन्यवाद सबको। थैंक यू सर। 17,550 के आसपास निफ्टी ने लो बनाए, 525 से 650 की जो सपोर्ट रेंज है उसमें, और बैंक निफ्टी भी दीप देखिए 38,225, 38,300 की जो सपोर्ट रेंज थे एग्जैक्टली वही लो बनाया 38,302 का। तो अभी तक तो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। बिल्कुल। अगला बिगुल है जय के लिए, जय का जैकपॉट। बताइए जय। जी 3550 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन डिवीज लैब का खरीदे आप, 38 रुपए 50 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना है 23 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अनिल जी। डिवीज लैब का 3550 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो है 67, पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट विल बी 82,
तो 67 एंड 82 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है अनिल जी की ये लोग यही हफ्ते में लगभग हमें 3450 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। डिवीज लैब में जो हिसाब से एक ब्रेकडाउन क्लियर कट देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है 3450 अगर होता है तो अनिल जी इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू 100 रुपए का हो जाएगा। हाउएवर अगर ये 3450 3500 के आसपास भी अगर सेटल हुआ तो हमारे टारगेट्स हासिल होने चाहिए। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि 3600 विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। जब तक उसके ऊपर बंद नहीं आता ये स्टॉक में आपको फर्दर वीकनेस देखने मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय। जब से सिमी जी पीछे पड़ी हैं पूछिए मत, स्टॉक भी गिरे जा रहा है और शॉर्ट पे शॉर्ट भी आ रहे हैं आपके लिए। तो सिमी जी की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए आप। जय, उनका भी शॉर्ट कॉल रहा है, आज पिक ऑफ द वीक भी था, यहाँ पर बिकवाली करने का। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, सुमित जी, राजेश पालिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिमी जी, जय ठक्कर साहब और हिमांशु गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। बाजार दिन के निचले स्तरों की तरफ है इस वक्त निफ्टी बैंक निफ्टी पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास 17525 और 38225 से 38300 की रेंज है। देखते हैं ये लेवल होल्ड होते हैं। 300 का लो बना है, 300 का एग्जैक्ट लो बना है, तो वहीं पर सपोर्ट लेने की अब तक तो कोशिश है। आज भी देखो पूरा दिन पड़ा है, लेकिन बढ़ते आगे ओवरसोल्ड बाजार तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो निचले स्तरों पर शॉर्ट करने से बचें, इंतजार करें ऊपर आने का, तब करें अगर आपको बेचना भी है तो। आइए मुझे और दीप को इजाजत दीजिए और हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शुरू। जय हिंद।